चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स, यानी इन अदर वर्ड्स व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक और यू कैन से व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये दोनों चीज़ें एक साथ ही डिस्कस करनी है हम लोगों ने। तो सेंट्रल बैंक जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी मुल्क के अंदर वो एक ऐसा बैंक होता है जो तमाम बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। और सेंट्रल बैंक तीन इम्पॉर्टेंट काम करता है असल में। पहली चीज़ तो ये है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आगे चलकर अगले चैप्टर्स में आएगी, जो हम डिटेल से डिस्कस भी कर सकते हैं और अगर अभी चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मैं थोड़ी बहुत अभी आपसे डिस्कस कर भी लेता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि सेंट्रल बैंक जो है उसका दूसरा इम्पॉर्टेंट टास्क ये होता है कि वो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको सुपरवाइज करता है, उसको मनी सप्लाई को और मनी डिमांड को और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट काम सेंट्रल बैंक करता है वो करेंसी इशू करने का करता है। दुनिया के तमाम जितनी भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उन तमाम में एक एक सेंट्रल बैंक होता है और वो ही उस मुल्क के अंदर करेंसी इशू किया करता है। पाकिस्तान के अंदर भी सेंट्रल बैंक मौजूद है और उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसको उर्दू में या अरबी में बैंक दौलत पाकिस्तान कहते हैं। और ये 1 जुलाई 1948 में बना था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका इफ्तिताह किया था और इसका जो हेड ऑफिस है वो कराची में है, सेंट्रल बैंक जो पाकिस्तान का है। तो जिस तरह से दुनिया के सेंट्रल बैंक के फंक्शंस होते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के भी वही फंक्शंस हैं जो दुनिया के सेंट्रल बैंक परफॉर्म करते हैं। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व सिस्टम कहते हैं, फेडरल रिजर्व सिस्टम कहते हैं। और यूके का जो सेंट्रल बैंक है उसको कहते हैं द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये यहाँ पे आपको बुक में भी नज़र आ रहा होगा कि उसका क्या नाम है, द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये देखें, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द बैंक ऑफ इंग्लैंड। और इस किताब में वो कहता है कि मैं बार बार बैंक ऑफ इंग्लैंड कहने के बजाय मैं दी बैंक कहा करूँगा, तो दी बैंक का मतलब आपने द बैंक ऑफ इंग्लैंड ही समझना है। तो इस किताब के अंदर द बैंक का मतलब आप ये समझ लीजिएगा द बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ यूके है ये। इसी तरीके से इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसी तरीके से और भी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो मौजूद हैं और वो अपने अपने काम करते हैं और वो वही काम करते हैं जो एक सेंट्रल बैंक करता है। और वो कौन से काम करते हैं वो अभी हम डिटेल में पढ़ भी लेते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसका जो हेड होता है उसको हम गवर्नर कहते हैं, पाकिस्तान में भी उसको गवर्नर कहते हैं। और उसके नीचे डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और फिर कुछ और भी डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें पार्ट टाइम डायरेक्टर्स कहते हैं। तो ये उनकी मतलब बॉडी होती है जो कि बैंकों को हेड कर रही होती है। मैंने आपको शुरू में बताया कि सेंट्रल बैंक का जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं उनमें तीन इम्पोर्टेंट टास्क हैं। एक मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करना, फिर दूसरा है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, और फिर तीसरा ये होता है कि इश्यू करना नोट को। अब हम जरा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है वो कौन कौन से काम करता है, फंक्शन मीन्स के कौन कौन से काम करता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक में जो पहला काम करता है वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी लेके आता है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना यानी इसका ये प्राइम फंक्शन है, ये मेंटेन करता है इसको स्टेबिलिटी को। अब आप कहेंगे कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, तो इसके अंदर दो तरह की यानी कि स्टेबिलिटी होती है। एक ये चीज़ है कि वो इन्फ्लेशन का एक टारगेट रखते हैं, उसको चूज करने की कोशिश करते हैं कि मुल्क के अंदर इतनी महंगाई होगी और वो इस हद तक उसको वो कंट्रोल करेंगे। और उसको कैसे करते हैं वो जारी सी बात है, इंटरेस्ट रेट को सेट करके करते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने बजट के अंदर
ये पॉलिसी देती है कि हम कोशिश करेंगे कि इस साल कीमतों का मेयार, प्राइस लेवल जो है या इन्फ्लेशन रेट है वो इस हद तक जाएगा, इससे ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि ना जाए। और उसके लिए गवर्नमेंट खुद भी कोशिश करती है और सेंट्रल बैंक से भी कहती है कि आप भी अपने टूल्स के ज़रिए, और इनके जो टूल है, सेंट्रल बैंक का जो टूल होता है ना, वो एक्चुअली वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट कौन करता है? वो सेंट्रल बैंक करता है, गवर्नमेंट नहीं करती। जो गवर्नमेंट करती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। जो गवर्नमेंट करती है उसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। वो भी जाहिर सी बात है, अगला चैप्टर पूरा आ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, तो हम उस पर मजीद डिस्कशन भी करेंगे। अब ये जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एक इन्फ्लेशन का टारगेट सेट किया और उसको पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक को कहा कि आप इंटरेस्ट रेट के जरिया है इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट के जरिए आप कोशिश करें कि इतनी कीमतें ऊपर या नीचे ले आए। फॉर एग्जांपल उसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी है उसमें एक रेट होता है जिसे हम बैंक रेट कहते हैं। मेरे ख्याल में पहले भी आपको ये डिस्कस किया था कि बैंक रेट किसे कहते हैं। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को कर्जा देता है, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। और अगर वो बैंक रेट बढ़ जाए या सेंट्रल बैंक बढ़ा दे, यानी तमाम कमर्शियल बैंक्स को वो कम इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर सूद पर जो है वो कर्जा देना शुरू कर दे, तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो भी इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, जिसको हम आप जानते हैं कि उसको हम लेंडिंग रेट कहते हैं। लेंडिंग रेट या एडवांसिंग रेट। लेंडिंग रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है, ये भी इंटरेस्ट रेट है, ये भी इंटरेस्ट रेट है। ये इंटरेस्ट रेट वो है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है कर्ज देने के लिए। और ये लेंडिंग रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक जो है, आम बैंक जो होता है, वो इन्वेस्टर्स से लेता है कर्जा देने के लिए। कर्जा वो लेते हैं इन्वेस्टर्स और वो लेंडिंग रेट जो है वो पे करते हैं। तो जब बैंक रेट ज्यादा महंगा कर्जा वो सेंट्रल बैंक से लेंगे तो आगे वो इन्वेस्टर को भी तो महंगा ही देंगे ना, तो इसके नतीजे में लेंडिंग रेट भी बढ़ जाएगा। लेंडिंग रेट का मतलब ये है कि इन्वेस्टर ने पैसा लेना था और उसको अब वो महंगा मिल रहा है कर्जा, तो वो क्या करेंगे? वो कर्जा क्यों लेना चाहते थे इन्वेस्टर? क्योंकि उन्होंने वो डिमांड जो है लोन की, डिमांड जो है, डिमांड फॉर लोन, वो क्या कर देंगे इन्वेस्टर? वो कम करेंगे। जाहिर सी बात है, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, उनको अब ज्यादा सूद पे करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि वो लोन लेना क्यों चाहते थे? इसलिए कि वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? कम। आई कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। जब मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट होते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये भी अभी हमने पढ़ना है, लेकिन चूंकि अभी बात आ गई तो इसको थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स और एम का मतलब है इंपोर्ट्स। अब इनमें से आप अभी फिलहाल समझें कि आपको नहीं पता किसी चीज का, लेकिन इतनी तो बात समझ में आती है कि आई किसका पार्ट है? एग्रीगेट डिमांड का। और अगर ये आई कम हो जाएगा तो इसका इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड पे जाएगा ना। तो इसका मतलब इधर देखें, आई कम हुआ है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जब ये चीज कम होगी तो उसके अंदर जिससे ये ऐड होके आ रहा है वो भी कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। जब मुल्क में डिमांड ही नहीं होगी तो उसके नतीजे में कीमतें कहाँ चली जाएंगी? नीचे आ जाएंगी। इसका मतलब, क्योंकि डिमांड का प्राइस पे इफेक्ट जो होता है वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया था कि वो पॉजिटिव होता है, प्राइस का डिमांड पे नहीं, डिमांड का प्राइस पे। तो प्राइस कहाँ चली जाएगी? नीचे। इसका मतलब जब भी सेंट्रल बैंक चाहेगा कि मुल्क में कीमतें कम हो जाएं तो वो क्या करेंगे? वो बैंक रेट को बढ़ा देंगे। ये समझ आई बात? यानी यही चीज मैंने आपको समझाई है कि इन्फ्लेशन रेट का टारगेट, ये इन्फ्लेशन रेट आ गया, और ये जो इंटरेस्ट रेट की सेटिंग है वो ये मैंने करके दिखाई है। आप ये दोनों चीजें कनेक्ट करके दिखाई है मैंने आपको कैसे होता है। तो ये पूरा चैनल इस तरीके से वर्क करता है। मेरी बात समझ गए? अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो कोशिश करता है कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए, क्योंकि तमाम कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो किसके अंडर होते हैं?
आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है वो सेंट्रल बैंक उसका हेड होता है। जितने भी आपके मुल्क में बैंक्स काम कर रहे हैं वो सेंट्रल बैंक की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। कोई भी बैंक अपनी किसी ब्रांच को, किसी एक नई ब्रांच को नहीं ओपन कर सकता सेंट्रल बैंक की इजाजत के बगैर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम को चला ही कौन रहा है, सेंट्रल बैंक चला रहा है। यहाँ पर दा बैंक का मतलब मैंने अभी बताया कि दा बैंक का मतलब आपने सेंट्रल बैंक समझना है इस किताब के अंदर। तो सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी लेके आ रहा है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर और रेगुलेट कर रहा है बैंकिंग सेक्टर को। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम तमाम बैंकों का जो हेड है वो सेंट्रल बैंक ही है और वही उसको चला रहा है। तो इसलिए वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा है, वो वही बता रहा है कि आपने लेंडिंग कैसे करनी है, आपने डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करने हैं, आपने उसमें से कितना हिस्सा किधर रखना है। तमाम चीजें जो गाइडेंस दे रही है वो सेंट्रल बैंक दे रहा है और कमर्शियल बैंक उसको फॉलो करेंगे हर सूरत में, वरना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रल बैंक पर उसको अपने उस सिस्टम में नहीं रखता। तो ये दो फंक्शन समझ आ गए आपको कि सेंट्रल बैंक जो है एक तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाता है और मॉनेटरी स्टेबिलिटी में खास तौर पर प्राइस स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है और इंटरेस्ट रेट को चेंज करके जिस अगर ये इसको बैंक रेट को कम करना शुरू कर दे तो कीमतें ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इनका देखें ये अपवर्ड जा रहा है तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो आपके सामने है, वो क्या है, वो नेगेटिव है। ये मैंने पूरी डिटेल से नहीं समझाया एग्रीगेट डिमांड अभी आपको, ये अगले चैप्टर में समझ आएगा। लेकिन मैंने सिर्फ इतनी बात समझाई है कि अगर एग्रीगेट डिमांड के ये 1 2 3 और 4 कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक कंपोनेंट भी अगर कम हो जाए तो ये उस पर फर्क पड़ेगा ना, ये कम हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी इसको समझाया नहीं है, ये आगे चलकर समझाएंगे आपको। अच्छा, अब आ जाइए सी के ऊपर। तो सी के अंदर जो मतलब तीसरा जो इसमें, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक कि सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है। पहली बात ये समझाइए कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी लेके आता है। दूसरी बात ये लेके आए फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी लेके आता है। फिर वो बैंकों को रेगुलेट करता है, ये तीसरी बात समझाइए आपको। और चौथी बात आपको अब ये समझा रहे हैं कि ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर कहते हैं कर्ज जो है वो देने वाला जो होता है उसे लेंडर कहते हैं, बॉरोवर कहते हैं कर्ज लेने वाले को। तो लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है आखिरी सहारा। तो तो आखिरी सहारा, तमाम बैंकिंग सिस्टम का आखिरी सहारा कौन है? तमाम लोगों का, तमाम बैंकों का आखिरी सहारा जो है खुद बैंकिंग सिस्टम का वो सेंट्रल बैंक होता है। क्योंकि जब बैंकों को, आम बैंकों को जरूरत पड़ती है पैसों की, तो वो कहाँ से लेते हैं पैसा? वो सारा वो उनके पास आखिरी जो सोर्स होता है बैंकों का वो सेंट्रल बैंक ही होता है। और सेंट्रल, यहाँ दा बैंक का मतलब है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक मनी उनको देता है, किनको? बैंकों को, जिनको जरूरत होती है। और जाहिर सी बात है जब वो उनको कर्जा देगा तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेगा। उस इंटरेस्ट रेट को हम बैंक रेट कहते हैं, मैंने भी आपको समझाया, या उसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। यानी वो इंटरेस्ट रेट जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को कर्जा देता है उस इंटरेस्ट रेट को बैंक रेट कहते हैं, या हम उसको डिस्काउंट रेट कहते हैं। कुछ बाज़ औक़ात उसको प्राइम रेट भी कहते हैं। तो बहरहाल ये सी हो गया, इसको डी कर लीजिए, इसको ई कर लीजिए, ये एफ है, ये जी, ये एच और ये आई। ठीक है ना जी। अच्छा, फिर अगली चीज जो हम समझ रहे हैं कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो ये कि ये बैंकर टू दी कमर्शियल बैंक है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी बैंकिंग सिस्टम को पैसों की जरूरत, बैंकिंग सिस्टम इन तमाम बैंकों को, और इधर भी वही बात है दोबारा से कि कमर्शियल बैंकों का भी ये बैंक है। मीनिंग दैट कि जो तमाम कमर्शियल बैंकों के आपस में जो लेन देन होते हैं आपस में, एक यानी एचबीएल का यूबीएल के साथ, यूबीएल का एचबीएल के साथ, इस तरीके से एबीएल के साथ, इस तरह इनका आपस में जो होती है वो सारी सारी जो कम्युनिकेशन, सारी जो क्लियरेंस होती है चेकों की खास तौर पर, वो कौन करता है? वो सेंट्रल बैंक करता है। यानी चेक क्लियरिंग सिस्टम, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था। पाकिस्तान में ये काम निफ्ट करता है, मैंने आपको बताया था। ये सेंट्रल बैंक का ज़ैली अदारा है, सब्सिडरी है सेंट्रल बैंक की हमारे मुल्क के अंदर। और वो क्लियरिंग, चेक क्लियरिंग जो होती है वो सारी सेंट्रल बैंक के थ्रू होती है। तो वो तमाम बैंक्स जो होते हैं वो अपने तमाम जो अकाउंट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं जाके सेंट्रल बैंक के अंदर।
उसके बाद है जी बैंकर ऑफ द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसको, वो भी अपने तमाम पैसा कहाँ रखती है, सेंट्रल बैंक के पास रखती है। यानी जितनी टैक्स की कलेक्शन वगैरह होती है सारी, वो कहाँ होती है, वो सेंट्रल बैंक करता है। और जहाँ पे सेंट्रल बैंक मौजूद ना हो वहां पे नेशनल बैंक ये सारे काम कर रहा होता है, ये सारा। तो बहरहाल सेंट्रल गवर्नमेंट का ने अगर फॉर एग्जांपल ये जैसे ये जी पॉइंट देखें कि नेशनल डेट है, तो सेंट्रल बैंक ने जो कर्जा लेना होता है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट इस वक्त हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्होंने जो कर्जा लेना होता है मुल्क के अंदर से और मुल्क से बाहर से। मुल्क के अंदर जो कर्जा लेते हैं उसको डोमेस्टिक डेट कहते हैं या इंटरनल डेट कहते हैं, और जो मुल्क से बाहर से कर्जा लेते हैं वो फॉरेन डेट कहलाता है। और ये लेती कौन है, यानी वो जाहिर सी बात है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है तो वो किसके थ्रू लेती है, वो सेंट्रल बैंक के थ्रू लेती है। सेंट्रल बैंक ही आईएमएफ से राब्ता करता है, सेंट्रल बैंक ही वर्ल्ड बैंक से राब्ता करता है, सेंट्रल बैंक ही तमाम जो और अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनसे कर्जा लेना होता है उनसे ही राब्ता करता है, और वो सेंट्रल बैंक को ही कर्जा देते हैं और सेंट्रल बैंक ही उनको कर्जा वापस करता है। तो ये जो हुकूमत का कर्जा होता है उसको मैनेज भी कौन कर रहा होता है, वो सेंट्रल बैंक ही कर रहा होता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, मरकजी हुकूमत का जो कर्जा होता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उन दोनों को कौन डील कर रहा होता है, वो आपका सेंट्रल बैंक कर रहा होता है। यानी पाकिस्तान में उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। फिर अगली बात मैंने आपको बताई थी कि हमारे दुनिया में हर जो सेंट्रल बैंक होता है वो नोट इशू करता है, और वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आम कमर्शियल बैंक जो होता है वो नोट इशू नहीं कर सकता, जैसे हबीब बैंक नोट इशू नहीं कर सकता, एचबीएल नहीं कर सकता। ये सिर्फ उस मुल्क के सेंट्रल बैंक का ही प्रोगेटिव है कि वो नोट इशू कर सकता है। उसके बाद जो आपके मुल्क के अंदर तो जो आपके मुल्क के अंदर लोग बाहर से कम पैसे भेजते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस जो आती हैं बाहर से, उस वो भी कौन कलेक्ट करता है, वो भी सेंट्रल बैंक ही करता है। आपके जो भी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते हैं उसका भी कस्टोडियन कौन होता है, वो भी सेंट्रल बैंक ही होता है। जितने भी पाकिस्तान के डॉलर या पाकिस्तान के पाउंड या गोल्ड, ये सारा किसके पास है, वो सारे के सारे सेंट्रल बैंक के पास है। यानी आपकी जो गवर्नमेंट है वो अगर ट्रेड करती है और उससे कमाई जो आती है सारी, वो भी सेंट्रल बैंक के पास ही आती है। यानी सारी इंटरनेशनल जो डीलिंग्स होती हैं ना, वो भी किसके थ्रू होती हैं, वो सेंट्रल बैंक के थ्रू ही होती हैं। और सेंट्रल बैंक ही कोशिश करता है कि एक्सचेंज रेट को भी स्टेबलाइज करे। फिर आखिरी बात यह कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि वो एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली किसकी होती है, ये सेंट्रल बैंक की होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी पे वो जाहिर सी बात है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं होती, वो सेंट्रल बैंक की अपनी पॉलिसी होती है। इसको यहाँ पे ये कहना चाहिए कि कंडक्ट्स द मॉनेटरी पॉलिसी, ये एडवाइजर के बजाय यहाँ पे लिखना चाहिए कंडक्ट्स द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंडक्ट करता है, वो भी सेंट्रल बैंक करता है। क्योंकि ये सारी कहानी जो है वो किसकी है, वो सेंट्रल बैंक की कहानी है। मैंने आपको सेंट्रल बैंक समझा दिया और उसमें आपको बताया कि एक्चुअली ये सेंट्रल बैंक जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बैंक होता है, और वो सेंट्रल बैंक की जो है वो रहनुमाई भी करता है और उसके डीलिंग भी सारी करता है, नोट भी इशू करता है, बैंकिंग सिस्टम को भी चलाता है, और रिजर्व्स को भी कंट्रोल करता है, डेट भी उसके थ्रू होते हैं, ये सारी चीज़ें यानी वही करता है। इससे अगली जो चीज़ है वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी, जाहिर सी बात है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि कौन कंडक्ट करता है, ये मैंने यहाँ पे बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक करता है। तो लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। इस पे मेरा ख्याल है अभी आगे थोड़ा सा जाने के बजाय अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी पे डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन ये डिटेल में जाहिर सी बात है कि डिटेल में ये आएगी आगे चलकर, तो डिटेल में अभी हम करते हैं, अभी डिटेल में तो नहीं करते, लेकिन
और इसको हम सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी भी कहते हैं। और इसके साथ जो दूसरी पॉलिसी है जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो भी मैं इधर थोड़ा सा से बता दूं कि फिस्कल पॉलिसी होती, इसको हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, इसको फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, इसको बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, और इसको बजट भी कहते हैं, आम लोग बजट भी कहते हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट्स पॉलिसी। तो ये ज़रा ज़हन में रखें कि इसको वैसे उर्दू में वैसे समझा रहा हूँ, इसको उर्दू में कहते हैं मालियाती पॉलिसी, और इसको उर्दू में कहते हैं मनी है ना, मनी कहते हैं ज़र को, तो ये ज़री पॉलिसी कहलाती है। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि दोनों में फ़र्क समझ आ जाए आपको कि मालियाती पॉलिसी और ज़री पॉलिसी में फ़र्क है। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना, ये असल में दो तरह की होती है, इसको कहते हैं टैक्स की पॉलिसी भी कहते हैं, या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। इस पे मज़ा डिटेल में डिस्कशन अगले चैप्टर में करेंगे। फिलहाल ये है कि इस पे भी मैं इतनी डिटेल में डिस्कशन तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बेहतर कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो बाकी डिटेल में हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, जब ये आएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने अभी आपको बताया कि ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, और पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कोई भी पॉलिसी हो जनाब, उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के ये हैं कि वो मुल्क में क्या लाना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, ये पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं। वो ये चाहते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी आए, क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी आए। ये चाहते हैं कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी आए, जैसे आप लोग आजकल देखते रहते हैं कि कभी डॉलर ऊपर जाता है कभी नीचे। तो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी लाना भी किसका काम है, ये सेंट्रल बैंक का काम। इसी तरीके से ये चाहते हैं कि पॉवर्टी जो है, गुर्बत, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी जो है, यानी इनकम इनइक्वालिटी, वो क्या वो कम हो। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि ये तमाम ऑब्जेक्टिव बैक वक्त जो हैं उसको अचीव नहीं किया जा सकता, साइमल्टेनियसली जो है वो अचीव नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव वो अटेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो कोशिश करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, है ना। तो ये मेन कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के भी होते हैं, और ये भी ज़हन में रहे कि यही ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी के भी होते हैं। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्टिव में से कोई ऑब्जेक्टिव अगर उन्होंने अटेन करना हो, फॉर एग्जांपल प्राइस स्टेबिलिटी को अटेन करना हो, तो वो जारी सी बात है उनके पास कोई टूल होने चाहिए ना जिनके जरिए वो इसको कर सकें। टूल्स, या जिसको हम कहते हैं क्या भला, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कोई होने चाहिए ना, जिनके जरिए वो इसको क्या करें, कंट्रोल करें। इनको हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो पहला टूल है उसको हम कहते हैं बैंक रेट, जो मैंने अभी आपको समझाया भी था। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट जो है, बी आर कह देते हैं इसको, ठीक है ना। बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट विच is charged by the सेंट्रल बैंक। कहाँ किससे चार्ज करता है, फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक्स फॉर एडवांसिंग दी लोन। यानी जब भी सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंकों को कर्जा देना होता है तो बैंक रेट वो सूद होता है जिसके ऊपर वो उसको कर्जा देता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो उसने कर्जा देना है किसको, HBL को, तो वो बैंक रेट पे देगा, और वो बैंक रेट फर्ज कर लें 5%। इसी तरीके से उसने UBL को कर्जा देना है,
तो बैंक रेट क्या है 5%। इसी तरीके से उन्होंने ABL को कर्जा देना तो किसी भी बैंक को देना तो वो बैंक रेट वही 5%। इसी तरीके से उन्होंने एक और बैंक को देना है तो जैसे कोई और कर लें MCB, तो बैंक रेट क्या है 5%। तो ये जिस इंटरेस्ट रेट पर तमाम बैंकों को, जैसे मैंने अभी आपको 4 बैंकों की एग्जांपल दी, तो 5% पे इसको दिया, 5 पे इसको दिया, 5 पे इसको 5, तो ये जो इंटरेस्ट रेट पे इन सब बैंकों को कर्जा दे रहा है, इस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं बैंक रेट। और आगे ये जो तमाम बैंक्स हैं ये किसको कर्जा देते हैं, बैंक किसको कर्जा देते हैं, बैंक इन्वेस्टर को कर्जा देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये HBL जो कर्जा देगा इन्वेस्टर को, उसको लैंडिंग रेट कहेंगे जिस सूद पे देगा। UBL भी जिस सूद पे देगा उसको भी लैंडिंग रेट कहेंगे। और ये सारा यानी बैंक और इन्वेस्टर के दरमियान जो इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व होता है उसको लैंडिंग रेट कहते हैं। और ये फर्ज करो 10% पे दे देता है, ये 15% पे दे देता है, ये 12% पे दे देता है, ये जो है वो 8% पे दे देता है, फर्ज कर लें। तो ये बैंक टू बैंक तो जो है वो वेरी करेंगे, लेकिन इससे हमें गर्ज नहीं, हमें ये समझना है कि बैंक रेट क्या है। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पर सेंट्रल बैंक कर्जा देता है, और ये समझ आ गया आपको। इसी बैंक रेट को और क्या नाम देते हैं, इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी का पहला टूल है, ये क्लियर। इसको आप मजीद समझ भी लीजिए कि अगर बैंक रेट जो है वो बढ़ जाए, ये भी मैंने समझाया भी आपको, तो जाहिर सी बात है कि फिर लेंडिंग रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये बैंक रेट 5% से बढ़ा के 10% पे ले जाता है तो सब लोग, तमाम बैंकों को लैंडिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा ना, तो उसके नतीजे में लैंडिंग रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लैंडिंग रेट जब बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरविंग बढ़ जाएगी ना, जिन्होंने कर्जा लेना है बैंकों से उनकी कॉस्ट बढ़ गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड लोन की क्या कर दी, डिमांड फॉर लोन क्या कर दी, कम। डिमांड जब लोन की कम करेंगे तो किस लिए लोन ले रहे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट किसका कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होने से कीमतों पे क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा। ये चैनल मैंने अभी आपको समझाया भी है। तो बैंक रेट का इन्फ्लेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर सेंट्रल बैंक प्राइस स्टेबिलिटी चाहता है, यानी कीमतों में कमी करना चाहता है, तो उसका पहला टूल क्या है उसके पास एक टूल मौजूद है कि वो बैंक रेट के जरिए प्राइसेस को नीचे ला सकता है। वो अब आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन बैंक रेट एंड प्राइसेस, तो वो आपको नजर आ गया कि ये लिंक जो है वो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो कीमतें कम हो जाएंगी, और बैंक रेट जो है वो अगर कम हो जाएगा तो फिर प्राइसेस क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। तो ये नेगेटिव जो है वो रिलेशनशिप है बैंक रेट का और प्राइसेस का। तो ये क्लियर होगी बात। ये पहला मैंने आपको समझा दिया टूल या इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, पहला। दूसरा जो टूल है वो है CRR। ये CRR कहते हैं, या इसको तीसरा जो टूल है उसको हम SLR कहते हैं, और जो चौथा टूल है उसको हम OMO कहते हैं, OMOs। अब ये CRR क्या है, ये है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, या इसको कैश रिजर्व रेशो भी कहते हैं। और फिर है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। ये मैंने पहले भी चीजें आपको थोड़ी सी समझाई थी। और फिर इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये देखें जी, ये दो पहले समझ लें, ये CRR और SLR पहले समझ लें। ये मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी बैंक के पास सेवर जाता है, सेवर जाता है और जाके इधर अपना पैसा जमा कराता है, जैसे मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल 100 रुपये जमा कराया उसने, तो बैंक ये 100 रुपये उठा के इन्वेस्टर को नहीं दे देता, बल्कि बैंक क्या करता है, ये जो 100 रुपया इधर जमा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं भला, डिपॉजिट। तो मैंने आपको बताया था कि जब डिपॉजिट आता है, यानी यानी कितना आया है 100 रुपया, तो सेंट्रल बैंक कहता है उसके 3 टुकड़े करें। एक को CRR कहते हैं,
एक को SLR कहते हैं और एक को लोन टू इन्वेस्टर कहते हैं। तो CRR, SLR और लोन तीनों किसका हिस्सा है? डिपॉजिट का। और ये डिपॉजिट किसने जमा कराया? सेवर ने। और सेवर को इसके बदले में क्या मिलेगा? बैंक इसको सूद देगा और उसको क्या कहेंगे? उस सूद को, उसको हम डिपॉजिट रेट कहेंगे। ये इंटरेस्ट रेट है जो इसको मिलेगा। और जब बैंक अपना पैसा उठा के इनको दे देगा इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर बैंक को सूद पे करेगा और उसको हम, उस सूद को क्या कहते हैं? उसको हम एडवांसिंग रेट कहते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं? लेंडिंग रेट कहते हैं। समझ आ गई बात आपको? एडवांसिंग रेट या लेंडिंग रेट कहते हैं हम उसको। अच्छा, तो अब ये समझें कि जो CRR है वो डिपॉजिट का वो हिस्सा है जो कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाते हैं, और SLR वो हिस्सा है डिपॉजिट का जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं। समझ गए? और इसका मतलब ये है कि CRR और SLR मैंने पहले भी समझाया था कि CRR इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये? डिपॉजिट का। पार्ट ऑफ डिपॉजिट। इधर SLR की भी डेफिनेशन करें तो SLR इज द पार्ट ऑफ डिपॉजिट। तो ये CRR क्या है? CRR वो पार्ट ऑफ डिपॉजिट है विच इज हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। कौन हेल्ड करता है? बाय द कमर्शियल बैंक्स। और ये क्या है? ये पार्ट ऑफ डिपॉजिट है विच इज हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स बाय देमसेल्व्स, जो वो अपने पास खुद रखते हैं। क्योंकि अगर ये लेने के लिए आ गया सेवर, तो वो सारा पैसा उठा कर दे दिया, तो फिर सेवर को कहाँ से देंगे? समझ गए?